अब हम लोग इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे, यहां से इंप्रूवमेंट शुरू हो जा रहा है, ठीक है, ये इंप्रूवमेंट वाला सेगमेंट है आपका। चलिए, कह रहा है वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। ईच अदर दो लोगों के लिए आता है और दो से ज्यादा लोगों के लिए वन अनदर। सिंपल सा पॉइंट है, आप जान रहे हैं, ईच अदर फॉर टू और वन अनदर फॉर मोर देन टू। तो दो लोग हैं तो ईच अदर लिखिए, दो से ज्यादा लोग हैं तो वन अनदर लिखिए। यहां दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही क्योंकि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वी माने हम, दो से अधिक लोगों को शो कर रहा है, हेल्प वन अनदर हो जाएगा सी ऑप्शन। इट इज रिपोर्टेड दैट, यह पता चला कि सी हैज विन। सिंपल सा पॉइंट है, सी हैज, हैज के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, गलत हो गया। हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन बी गलत लिखा हुआ है, विल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी गलत है, फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही एक ऑप्शन सही है, इसी को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conception of freedom and social welfare as the goals of independent Indian state, resulting in fundamental rights and directive principles। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ का है, जैसे आप चीजों को पढ़ते रहेंगे तो ही ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आए। पहला तो पॉइंट ये है कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम, ये पोर्शन अंडरलाइन किया गया, इसकी जगह हमें ऑप्शन लेने हैं। तो कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता की विचारधाराओं को हमें स्टैब्लिश करना है, एंड सोशल वेलफेयर माने सामाजिक कल्याण और स्वतंत्रता की विचारधारा को हमें स्थापित करना है। तो जब हम ऑप्शन ए देखते हैं तो ए ऑप्शन काट देंगे, क्यों? क्योंकि कह रहा है स्वतंत्रता की विचारधारा, यहां पे स्वतंत्रता तो कहीं है ही नहीं, वो मीनिंग ही गायब हो जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन लेंगे नहीं। प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, स्वतंत्र मस्तिष्क की प्रक्रियाएं, ये भी गलत हो जाएगा। सिंबल्स ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री की बात करने लगा, वहां स्वतंत्रता की बात कर रहा था, तो ये बाकी के ऑप्शन उस सेंस से मैच नहीं कर रहे हैं जो कि हमें लेना है। तो बस हो गया, आप क्या सोचना, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जो लिखा था उसी को रिप्लेस करना है। स्वतंत्रता की विचारधाराएं या स्वतंत्रता की अवधारणा, स्वतंत्रता की अवधारणा में ये यहां स्वतंत्रता है नहीं, यहां स्वतंत्रता है नहीं, विक्ट्री लिखा हुआ है, ये फ्री माइंड की प्रक्रियाएं सेट बनेगा नहीं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी सही है, स्वतंत्रता के विचार या प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होगा, कॉन्सेप्ट का मतलब होगा आइडिया और प्रिंसिपल। तो यही ऑप्शन आपका ज्यादा सही होगा। कॉन्सेप्शन माने अंडरस्टैंडिंग, चलिए आगे चलते हैं। तो देखा आपने, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने ये देखा कि अच्छा भाई ये पोर्शन है जिसको हमें करेक्ट करना है, आप आंसर में आए, वो बातें आंसर में कहीं थी ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में थी, बस वही ऑप्शन टिक कर दिया। कैरोलिना ओपनड ए सेविंग अकाउंट, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए सेविंग्स अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट, ये यस को ध्यान दीजिए, सही लिखा हुआ है, ये कहीं कहीं आपको परेशान करेगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सेविंग्स अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर, सेव मनी फॉर लेटर, बाद के लिए, हम कोई चीज बाद के लिए बचा के रखते हैं, तो इडियम्स में हमसे पूछा गया क्या कहते हैं, अगर कोई चीज हम बाद के लिए रख रहे हैं, फॉर ए रेनी डे, ये ईडियम में पूछा गया है। मानी ये जो लाइन लिखी गई है मनी, सेव मनी फॉर लेटर, ईडियम में क्या होगा, तो ईडियम एंड फ्रेजेज में कहते हैं फॉर ए रेनी डे। फॉर ए रेनी डे का मतलब किसी चीज को आगे के लिए बचा करके रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईडियम्स में भी आया है, फॉर ए रेनी डे का क्या मतलब होता है, और यहां इस तरीके से पूछा गया है, तो इस सेंस का ईडियम हमने ले लिया, फॉर ए रेनी डे, किसी चीज को आगे के लिए बचा करके रखना। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स, उन्होंने सारी पुरानी किताबों को बेच दिया, बी ऑप्शन। डिस्पोज ऑफ होता है, इस चीज को ध्यान देना है, डिस्पोज, मैं लिख रहा हूं डिस्पोज, ओ डबल एफ,
गलत है। हमेशा ध्यान रखिए डिस्पोज ओ एफ, ये सिंगल एफ ही सही होता है, डबल एफ गलत होता है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है डबल एफ करके, हमेशा ध्यान रखिए डिस्पोज ऑफ गलत है, हमें लिखना होगा तो हम डिस्पोज ऑफ लिखेंगे, बेच देना ये। लेकिन एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है वो भी आता है सेल, सेल ऑफ गलत है, सेल ऑफ ऐसे नहीं लिखा जाता है, फ्रेजल वर्ब है, सेल ऑफ होता है। तो इन दोनों में जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्पोज के साथ ओ एफ सिंगल वाला होता है, सेल के साथ ओ डबल एफ वाला होता है, दोनों का मतलब होता है बेचना, बेचना किसी चीज को, किसी चीज से छुटकारा पाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मैनेजमेंट इस तथ्य से माने कि इस तथ्य की जानकारी उसको नहीं थी, अवेयर ऑफ होगा, अवेयर ऑफ माने किसी चीज की जानकारी होना। जानकारी या जागरूकता होना, अवेयर ऑफ। बिवेयर ऑफ भी होता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा रहता है ना, कुत्तों से सावधान, तो यहां बिवेयर का मतलब सावधान होता है, किसी चीज से सतर्क या सावधान होना। तो अगर सावधान या सतर्क का की बात है तब आप बिवेयर लिखेंगे, लेकिन यहां जानकारी या जागरूकता की बात है तो अवेयर लिखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट वीक्स रेन रेवेस्ट द सिटी, पिछले साल जो बारिश हुई उसने शहर को रेवेस्ट कर दिया, माने नष्ट कर दिया। तो शहर इत्यादि को नष्ट कर देना, किसी चीज को पूरी तरीके से क्या कहलाता है, बर्बाद कर देना, रूइंड, डी ऑप्शन, रूइंड कर दिया। रेसिंड माने ये तो कैंसिल करना हो जाएगा, रिट्रैक्ट संकुचित होना, रीअफर्म फिर से पुष्टि करना, तो यही ऑप्शन बनेगा रेवेस्ट का, रूइंड बर्बाद करना या नष्ट करना। बर्बाद या नष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखें। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच, ये गेट ऑफ होता है, गेट ऑफ दूर रहना, गेट ऑफ दूर रहो, किसी से कहते हैं नहीं दूर रहो, तो दूर रहने के सेंस में हम लोग गेट ऑफ का यूज करते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा गेट ऑफ, फ्रेजल वर्ब पे आधारित क्वेश्चन है। आगे ये ही वॉज सो क्यूरियस, अच्छा देख लें और तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, देखिए ये तो गलत है, आप कहें सर ये ऑप्शन ले लीजिए गेट ऑफ माइन, देखिए माइन लेंगे तो आगे काउच लिखा हुआ है, इस चीज को समझिएगा, माई के साथ आगे नाउन आता है, ये नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन जो माइन वर्ड है ये नाउन के साथ यूज नहीं होता, यानी इसके आगे नाउन नहीं आएगा, इस पॉइंट को हमें ध्यान देना है। ये हम नाउन के साथ यूज करते हैं और ये वर्ड बिना नाउन के यूज करते हैं। तो चूंकि आगे काउच ये नाउन लिखा हुआ था इसलिए इसके साथ ये माई लिखना ही सही होगा, माई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He was so curious that, वह इतना ज्यादा उत्साही था कि he rose many question in the meeting, देखिए क्वेश्चन मैंने कराया आपको, राइज, रोज, राइजन, ये अलग वर्ब है और राइज, रोज, राइजन अलग वर्ब हो गई, और रेज, रेज, रेज्ड और रेज्ड ये अलग वर्ब हो गई, ये दो अलग अलग वर्ब हैं। ये राइज माने उठना या उगना, सूर्य का उगना, सूर्य उदय होता है, ये सारी चीजें राइज होती हैं, उठना या उगना। रेज माने उठाना किसी को, इसके साथ साथ रेज अ क्वेश्चन, रेज एन इशू, ठीक है, या रेज योर हैंड उठाने के सेंस में, रेज योर हैंड, मैंने आपसे कहा अपने हाथ उठाइए तो रेज योर हैंड हो जाएगा, कोई मुद्दा उठाना, कोई प्रश्न उठाना तो रेज ए क्वेश्चन या रेज एन इशू हो जाएगा। तो सेंटेंस करा कि उसने मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो सही बात है उठाए होंगे, लेकिन उठाने की अंग्रेजी रेज होती है और उसकी सेकंड फॉर्म रेज्ड होती है। यहां पर इसने इसकी जगह ये वाला शब्द यूज कर दिया है आपको गुमराह करने के लिए कि अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज होकर के इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, लेकिन आप समझदार हैं, आप जान रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये।
रेस्ट। आप कहेंगे सर ये क्या है? एराउज्ड, एराउज है, एराउज माने भड़काना, इसकी सेकंड फॉर्म है, तो भड़काने का सेंस ही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन, द ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट, ट्रैफिक सर्जेंट ने अपने टेस्ट से यह साबित कर दिया कि राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, कि राज ने ड्रग और अल्कोहल पिया हुआ था। कोई आदमी जो नशे में है, क्या बोलते हैं? इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड माने नशे में होना, ये चीज, इसको एक वर्ड में लिख रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल माने नशे में होना, इनएब्रिएटेड। कोई अगर पिया हुआ है या नशे में है तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? इनएब्रिएटेड, माने किसी व्यक्ति का नशे में होना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इंप्रूवमेंट इन पीपुल्स डेली अरेंजमेंट। नेशनल डेवलपमेंट को व्यक्त किया गया है एक ऐसे सुधार के रूप में जो लोगों की डेली अरेंजमेंट में होता है। लोगों का डेली अरेंजमेंट में सुधार होगा, क्या बोलेंगे? लोगों के एग्जिस्टिंग कैलामिटी, लोगों की डाइनिंग कैटेगरीज, ड्राइविंग टेक्निक या लिविंग कंडीशन, बोलिए, आगे पढ़िए। कह रहा द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज टू सिटीजन सच एज फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विस, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन, एज वेल एज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो भोजन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीजें अगर बेहतर हो जाएंगी तो लोगों की रहन सहन की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, यानी लिविंग कंडीशन वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। डेली अरेंजमेंट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? लिविंग कंडीशन, रहन सहन की स्थिति, वही सारी बातें यहां पर उसने डिटेल में बताई हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट, मैं उस समय सन ग्लासेस नहीं पहनता हूं, क्या सेंस आएगा? देखिए आपको मैं बता दूं, वियर और पुट ऑन दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों का मतलब पहनना होता है। आप जैसे मेरी बात करिए, मैं आज सफेद शर्ट मैंने पहना है, क्लियर हो गया, मैंने सफेद शर्ट पहना हुआ है, तो क्या मैं यूज करूंगा? पुट ऑन या वियर? मैंने एक सफेद शर्ट पहना हुआ है, मैं क्या यूज करूं? पुट ऑन यूज करूं या वियर यूज करूं? इस चीज का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? आई एम पुटिंग ऑन अ व्हाइट शर्ट या आई एम वियरिंग अ व्हाइट शर्ट? आई एम वियरिंग अ व्हाइट शर्ट, ये बनेगा इसका। वियर का मतलब होता है पहने हुए होना, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। अगर मैं कोई चीज यही पहनूं, मान लो मैं एक जैकेट पहन रहा हूं, एक ब्लेजर आपके सामने पहन रहा हूं, या शूज पहन रहा हूं, वो पुट ऑन हो जाएगा। पुट ऑन माने पहनना और टेक ऑफ माने उतारना, इस चीज को समझना है। पुट ऑन को रिलेट करना है टेक ऑफ से, पुट ऑन और टेक ऑफ। पुट ऑन माने पहनना, कपड़े या जूते, और टेक ऑफ माने उतारना। तो कपड़े या जूते आप पहन रहे हैं तो पुट ऑन, और कपड़े या जूते उतार रहे हैं तो टेक ऑफ। लेकिन वियर अलग है, वियर का मतलब हुआ पहने हुए होना। जैसे आप कहेंगे टुडे टुडे विशाल सर इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट इन द क्लास। आज विशाल सर क्लास में व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं, नहीं है हिंदी इसकी, पहने हुए हैं। पॉइंट समझ पा रहे हैं? टुडे विशाल सर इज वियरिंग अ व्हाइट शर्ट इन द क्लास, आज क्लास में विशाल सर व्हाइट शर्ट पहन रहे हैं, ये हिंदी नहीं है, पहने हुए हैं, ये हिंदी है। मैं चश्मा पहने हुए हूं, खैर नहीं पहनता हूं, मैं चश्मा पहने हुए हूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई एम वियरिंग सन ग्लासेज, या जो भी है। तो इस पॉइंट को समझना है। यहां पे कह रहा है कि इस समय मैं सन ग्लास नहीं पहने हुए हूं, और इस समय मैं सन ग्लास नहीं पहने हुए हूं। तो देखिए, एक तो एट द मोमेंट आ गया, माने इस समय, इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया। एक तो आपने यहां से चीजों को पकड़ लिया कि इस समय हो गया, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है।
प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप काट देंगे, बल्कि 3 ऑप्शन काट देंगे। भाई अब क्या बचा, मुझे इतना समझाना ही नहीं था आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वियर और पुट ऑन में आपको डिफरेंस बताना था इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई। ठीक है, तो एट द मोमेंट माने इस समय, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो डिड नॉट वियर, वाज वेयरिंग, ये तीनों गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी, आई एम नॉट वियरिंग। मीनिंग क्या निकलेगा? आई एम नॉट वियरिंग द सनग्लासेस, मैं चश्मा पहन रहा हूं या मैं चश्मा पहने हुए हूं। मीनिंग आएगा मैं चश्मा पहने हुए हूं, इस समय मैं चश्मा नहीं पहने हुए हूं। तो अगर आप कोई चीज पहने हैं या नहीं पहने हैं तो वियर का यूज करेंगे, और पहन रहे हैं, शरीर पे डाल रहे हैं तो पुट ऑन, और उतार रहे हैं तो टेक ऑफ। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन, और फिर आगे 4 ऑप्शन है, सोचिए क्या होगा, बोलिए। ये फ्रेज है, अगर आपने पढ़ा होगा, डैश somebody's hopes, dash somebody's hopes माने to destroy somebody's hopes, माने किसी की अपेक्षा, आशाओं को नष्ट कर देना, चूर चूर कर देना, उम्मीदों को चूर चूर कर देना। डैश यूज होता है, इडियम्स है, डैश समबडी होप्स। तो इस हिसाब से अगर ये इडियम्स आपको पता है तो आप ए ऑप्शन ले लेंगे कि हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर डैश्ड, अपना खुद का मकान बनाने की उसकी आशाएं चूर चूर हो गई। व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स, जब उसने अपना ज्वेलरी बॉक्स खो दिया। ठीक है, कर लेंगे इस आधार पे। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल से तुमको नहीं देखा है, और निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाते हैं, सिंस लास्ट ईयर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, आप जान रहे होंगे। सिंस लास्ट ईयर सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ इसमें बताना नहीं है ज्यादा। द करोके प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रांड सक्सेस, करोके प्रोग्राम जिसकी योजना क्लब के द्वारा बनाई गई थी वो एक काफी ज्यादा सफल रहा। क्या ऑप्शन लेंगे यहां पर, बताइए जरा। और ये क्वेश्चन करने के लिए समझ होनी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सुबह की न्यूज़पेपर की क्लास कर रहे होंगे तो हो जाएगा। ये चीजें बेसिक समझ की हैं। क्या है बेसिक समझ? देखिए, जो लिखा है उसमें क्या एरर है, जो लिखा गया है उसमें क्या एरर है, इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, द करोके प्रोग्राम ये आपका सब्जेक्ट है। अगर हम इसको लेते हैं वाज प्लान्ड बाय द क्लब तो ये वर्ब हो जाएगी, और एक वर्ब ये लिखी हुई है। तो एक ही सब्जेक्ट की 2 वर्ब कैसे हो सकती हैं? एक आपने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर एक वर्ब लिख दी, फिर आगे चल के फिर वर्ब लिख दी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं। लिखना भी होगा तो हमें कंजंक्शन एंड लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एंड और नहीं लगा रहे हैं, हम ये सही है, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखें, V1 लिखें और V2 लिखें, V1 लिख करके, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों वर्ब फाइनाइट नहीं हो सकती हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये सब्जेक्ट है, इतने पार्ट को चेंज करना है। अच्छा चलिए, ये पार्ट चेंज करना है ना, तो हम इसको देखिए, वो ऐसे बताएंगे तो फिर टेक्निकल हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। मैं जैसे क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको समझाता हूं। देखिए, ये 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन लेना है। करोके प्रोग्राम सब्जेक्ट है, डी ऑप्शन काट दिया आपने, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। वर नहीं होगा, वर प्लान्ड बाय द क्लब, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। जो करोके प्रोग्राम जिसकी योजना बनाई गई थी वो बहुत सफल हुआ, ये दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। तो अगर ये आगे पास्ट है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, बी और जो लिखा हुआ है वो। इसमें और इसमें अंतर क्या है? एक ही अंतर है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अगर बीच में कोई कंजंक्शन इत्यादि नहीं लगा है, जैसे देखिए मैं यहां पे बता दूं, जैसे ये है V1 और V2, ये भी फाइनाइट हो सकती है और ये भी फाइनाइट हो सकती है, क्योंकि आपने कंजंक्शन लगा दिया है।
लेकिन अगर कंजंक्शन नहीं है, यदि कंजंक्शन नहीं है तो दोनों फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सही होगा, हमें एक वर्ब को नॉन फाइनाइट में बदलना होगा, क्या इसको या इसको, और इसको आप नॉन फाइनाइट में कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो वही पॉइंट है, प्लान्ड बाय द क्लब, अगर ये लेते हैं तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसकी विशेषता बताएगी कि द करोके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब, जिसकी योजना क्लब के द्वारा बनाई गई थी, वो काफी ज्यादा सफल रहा, बी ऑप्शन। नो सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं ले रहे हैं, नो सब्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं ले रहे हैं, एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के लिए दो फाइनाइट वर्ब, मेरा ये रूल सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं, एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के लिए दो फाइनाइट वर्ब लगातार नहीं आ सकती है, आएगी तो उसकी कंडीशन है कि आपको कंजंक्शन एंड और या ऐसा कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। आप कंजंक्शन लगा करके एक सब्जेक्ट के लिए दो फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं, आप कंजंक्शन लगा करके एक सब्जेक्ट के लिए दो फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंजंक्शन नहीं लगाया है तो एक ही सब्जेक्ट के लिए दो लगातार फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती, इसीलिए हम नो सब्स्टिट्यूशन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक है और इस सब्जेक्ट के लिए एक ये फाइनाइट वर्ब है और एक फाइनाइट वर्ब ये है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब लेना पड़ेगा, हम लोग वहां पर इसको नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ले लेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कॉन्सेप्ट समझाने का भी समय नहीं है। सुबह की क्लास में मैंने समझाया है, आप न्यूज़पेपर की क्लास में आइएगा तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। आइरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक, हम पैदल कहीं जा रहे हैं तो पैदल के लिए बाय वॉक में लिख के ऑन फुट लिखते हैं, ऑन फुट माने पैदल, तो कहीं पर भी पैदल जाना उसकी इंग्लिश ऑन फुट होती है, सीधे डी ऑप्शन कर लीजिए, पैदल की अंग्रेजी एक ही ऑप्शन में सही लिखी गई है। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडरी, कंपनी ने निर्णय लिया कि वो अपनी सब्सिडरी में अपना स्टेक बेच देगी। कंपनी सिंगुलर वर्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंगुलर वर्ड है ये, और सिंगुलर के साथ अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन, डी, सेल इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी, ये ऑप्शन ज्यादा सही होगा। कंपनी सिंगुलर वर्ड है, उसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए, नाउन और प्रोनाउन पर आधारित क्वेश्चन था ये। इन टुडेज डिजिटल एज, आज के डिजिटल एज के दौर में इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन, इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है, बाई मैनी मीन्स, कई साधनों से, ऑफ मीडिया, मीडिया के कई साधनों के माध्यम से, तो बाई मैनी नहीं होगा, वाया वेरियस फॉर्म्स होगा, वाया वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के कई स्वरूपों से, ये मीडिया के कई माध्यम नहीं है, कई स्वरूप हैं, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा लेना, बाई वाया वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया, मीडिया के कई स्वरूपों के माध्यम से, जैसे कि टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, सोशल मीडिया। अगर आप देखें टेलीविजन अलग स्वरूप है, न्यूज़पेपर अलग है, फिल्म अलग है, सोशल मीडिया अलग है, तो वाया वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल ये मीडिया, ये ऑप्शन सी ले लीजिए यहां पे। दे आर पीपुल विच आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर हॉरिजन्स इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री, ये वो लोग हैं जो कि तलाश कर रहे हैं, ऑप्शन में आए क्या ऑप्शन ज्यादा सही होगा, दैट आर लुक्ड टू एक्सपेंड, विच लुक्ड टू एक्सपेंड। देखिए पीपुल की बात है, लोगों की बात हो रही है, लोगों के लिए हु का प्रयोग करना ज्यादा सही रहेगा, हु यहां पे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मनुष्यों के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नाउन के रूप में पीपुल आया है, पीपुल के साथ इज नहीं आता, ये प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन लेंगे, हु आर लुकिंग टू एक्सपैंड। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए एक तो ये वर्ड प्लूरल है, पहला पॉइंट, ये प्लूरल वर्ड है। दूसरा पॉइंट, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा,
या तो हु होगा या दैट होगा। ठीक है, तो हु और दैट यहां लिखा हुआ है। आगे बढ़ें, ये वर्ब प्लूरल पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। वर्ब का सेंस एक्टिव वॉइस का है। तो यानी ये तीन कॉन्सेप्ट लगे हैं, 1, 2 और 3। ये तीन कॉन्सेप्ट लगे हैं इस क्वेश्चन को करने में। कैसे? ये ऑप्शन क्यों गलत है? ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखा हुआ है, पीपुल लिविंग है। लिविंग के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु या दैट लगाते हैं। चलिए ये कट गया। हु दैट तो यहां लिखा हुआ है, ये क्यों गलत है? हु वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट पीपुल है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के लिए इज नहीं आता है, इसलिए ये कट गया। दो ऑप्शन काट दिए हमने। अब अभी ए और सी बचा है। दैट भी हो सकता है, हु भी हो सकता है। अब क्या अंतर है? दैट आर लुक्ड, आर लुकिंग, ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। लोग जो कि अपने होरिजन को विस्तृत कर रहे हैं, यहां सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो वर्ब का सेंस एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए कट जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब का सेंस क्या है? पैसिव वॉइस का। तो इसमें क्या एरर है? वर्ब पैसिव में है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें क्या सेंस है? विच, रिलेटिव प्रोनाउन गलत है। डी में क्या एरर है? वर्ब सिंगुलर है, इसलिए गलत है। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो तीनों आंसर में क्या क्या मिस्टेक है मैंने लिख दिया है, और इसलिए क्या ऑप्शन हमने लिया है वो भी पॉइंट लिख दिया है, तो आप समझ के कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ईदर यू आर, ईदर आर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम मत वेस्ट कराइए मेरा। ईदर ए और बी, आप जान रहे हैं, इस हिसाब से करते हैं। अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड, अभिजीत बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था आफ्टर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन काम करने के बाद। तो एक्सट्रीमली टायर्ड को एक शब्द में रिप्लेस करिए, एक्सट्रीमली टायर्ड को एक शब्द में रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा? एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड माने थका हुआ। बी ऑप्शन। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, मैं परेशान हो जा रहा हूं, इफ आई डोंट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर, यदि मैं अपना होमवर्क अपने टीचर को नहीं सौंपूंगा। तो यहां पर इन द, बी इन द ट्रबल, इन ट्रबल का हमें सिनोनिम्स लेना है कि इन ट्रबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा अगर एक शब्द में हम लोग देखें। तो इन ट्रबल को क्या बोलते हैं इडियम्स में? अप द क्रीक। अप द क्रीक माने परेशान या परेशानी या मुश्किल में होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 92, गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विथ ए व्यू टू। देखिए ये सीधे आपको याद करना है, इडियम यूज है विद ए व्यू टू। विद ए व्यू टू के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, विद अ व्यू टू। अगर ये चीज आपको पता है तो आप सीधे ऑप्शन बी टिक कर देंगे, बिकमिंग, विद ए व्यू टू बिकमिंग ए जर्नलिस्ट। गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहा है इस उद्देश्य के साथ। मेकिंग ए जर्नलिस्ट, अचीविंग ए जर्नलिस्ट, फॉर्म इनटू बिकमिंग ज्यादा सही हो जाएगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन। वन शुड फॉलो द रोल मॉडल्स इन लाइफ, किसी व्यक्ति को रोल मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ये फॉलो का हमें शब्द लेना है, और किसी जिसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको कॉपी करना क्या कहलाता है? एमुलेट। एमुलेट का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कॉपी करना जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो वो एमुलेट कहलाता है। तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, एमुलेट माने कॉपी करना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप पसंद कर रहे हैं। डिसेबिलिटी वॉज व्यूड एज गॉड्स रेट्रीब्यूशन फॉर विक्टनेस इन द पास्ट, पास्ट में आपने जो गलतियां की गई हैं उसके प्रतिशोध के रूप में ही डिसेबिलिटी आपको दी जाती है। मतलब रेट्रीब्यूशन फॉर विक्टनेस, विक्टनेस माने आपने गलत काम किया है, रॉन्ग डूइंग है, और रेट्रीब्यूशन उसी का दंड है। तो ऑप्शन बी ज्यादा सही हो जाएगा, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग यानी रेट्रीब्यूशन फॉर विक्टनेस।
इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि गॉड का गलत कार्य के लिए किए गए ईश्वर का जो है दंड है, यानी पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। अगला, मैनी नोटिसेबल पीपुल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। फंक्शन में कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। देखिए नोटिसेबल जो वर्ड है, नोटिसेबल बना हुआ है नोटिस प्लस एबल, जिसको नोटिस किया जा सके, यानी इजी टू सी। जैसे यहां पर कोई चीज लिखी हुई है, ये तिरंगा बना हुआ है, ये एसएससी सीजीएल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये नोटिसेबल है, इजी टू सी है। तो जो चीजें देखने में या नोटिस करने में आसान होती हैं उनको हम नोटिसेबल कहते हैं, यानी क्लियर। नोटेबल का क्या मतलब हुआ? नोटेबल माने इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। जो लोग महत्वपूर्ण हैं या फेमस हैं उसको हम नोटेबल कहते हैं। तो आप सेंटेंस देखें तो फंक्शन में कई महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद थी, यही तो भाव है, यानी नोटेबल ऑप्शन ले लेंगे कि फंक्शन में कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। आगे आइए, द फैमिली इज नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नॉर। नीदर नॉर होता है, ए ऑप्शन ले लीजिए, तो जान रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, नीदर ए नॉर बी। तो नीदर ए नॉर बी, नीदर नॉर होता है, ऑप्शन ए ले लेंगे। अगला क्वेश्चन, नीदर जॉन नॉर सिमन आर। नीदर नॉर से अगर हमने दो सेंटेंस को जोड़ा है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, आर की जगह। अगर दोनों सिंगुलर नाउन है तो जॉन भी सिंगुलर है, यहां पे देखिए सिमन भी सिंगुलर है। दो सिंगुलर नाउन को ईदर और नीदर नॉर से जोड़ रहे हैं तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? सी, इज कमिंग टू द मीटिंग। अगले क्वेश्चन में आइए, द मैन वाज कन्विक्टेड फॉर मर्डर बाय द ज्यूरी। ज्यूरी के द्वारा मैन को अपराधी ठहराया गया, बट ही इज नॉट कमिटेड इट, लेकिन उसने इसे नहीं किया था। अब क्या ऑप्शन लें बताइए जरा, चार ऑप्शन में। यहां पे देखिए जो लिखा है वो क्यों गलत है, पहले इस बात को समझते हैं हम लोग। व्यक्ति को ज्यूरी के द्वारा अपराधी ठहराया गया था, ही इज नॉट कमिटेड इट, उसने इसे नहीं किया था। ये वर्ब पैसिव में है, पैसिव में है, इसलिए गलत है। क्यों? उसने मर्डर नहीं किया था या उसने अपराध नहीं किया था। सेंटेंस को पढ़ने पे लग रहा है कि सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, तो एक्टिव वॉइस का सेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंस है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका गलत है। क्यों? ये है प्लूरल वर्ब है, इसलिए गलत है। सी में भी वही है, ही के साथ एम नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अब हैज नॉट कमिटेड इट या हैड नॉट कमिटेड इट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, क्या ज्यादा सही रहेगा? इसके लिए इस सेंटेंस से डिसाइड करेंगे। देखिए एक व्यक्ति है, उसको दोषी ठहराया गया था ज्यूरी के द्वारा, यह सेंटेंस पास्ट में है। अब ज्यूरी के द्वारा दोषी ठहराया गया किस काम के लिए? जो काम उसने पहले किया होगा, पहले उसने मर्डर हत्या की होगी, तभी तो उसके बाद में दोषी ठहराया गया। तो दोषी ठहराने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, इसका मतलब उसने जो मर्डर किया या जो गलत काम किया वो पहले किया होगा। तो पहले किया होगा तो पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, और पास्ट ऑफ पास्ट को हम लोग किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूं ताकि आप कर पाए। वाज कन्विक्टेड, ये घटना पास्ट इंडेफिनिट पास्ट की है, और ही कमिटेड ये पास्ट ऑफ पास्ट है, माने इससे पहले की है, इसलिए इसको होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 99, 100, बस खत्म।
तो बस जल्दी से देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आप लोग धैर्य बनाइए। ब्रायन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग के दौरान ब्रायन साइलेंट बना रहा, दो यद्यपि राहुल वाज अनअवेयर दैट, राहुल अनअवेयर था कि ही हैड एन एस अप हिज स्लीव। इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है, इडियम्स होता है एन एस अप हिज स्लीव, कोई महत्वपूर्ण चीज को गोपनीय रखना, कोई या किसी महत्वपूर्ण चीज को गोपनीय रखना ताकि समय आने पर उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, एंड एस अप हिज स्लीव, अपने स्लीव में, अपने हाथ में अंदर कहीं छिपा के कुछ रखना ताकि जैसे पहले नकल किया करते थे ना, छोटा सा पुर्जा लेके जाए थे, हाथ में से मोड़ के रख लेते थे ताकि कोई देख ना पाए, तो वही तो बना एस अप हिज स्लीव, कुछ चीज छुपा के आपने रखनी है, मौका पड़ने पे आपने नकल मार लिया उसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100। द पीजेंट वर्क फॉर द होल डे इन फील्ड्स, खेतों में पूरे दिन उसने काम किया, किसानों ने, पीजेंट्स माने किसान, किसानों ने पूरे दिन खेत में काम किया, और स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग, और शाम को काम बंद कर दिया और अपने घर पे चले गए। तो स्टॉप्ड वर्किंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए क्या शब्द यूज होगा, क्या इडियम्स यूज होगा? ये इडियम है कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे इडियम्स है, इसका मतलब होगा कि किसी कार्य को समाप्त कर देना। तो कॉल इट ए डे का मतलब किसी काम को जो कि फिनिश हो गया है उसके समाप्ति की घोषणा कर देना, कॉल इट ए डे, यानी स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर देना काम हो जाने के बाद। कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मेरी क्लास चल रही थी और अब 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।